कैनेडी स्पेस सेंटर पर लाखों लोगों की नजरें एक विशाल रॉकेट पर टिकी हुई थी। इस रॉकेट में 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे। उनका एक ही सपना था, चांद पर कदम रखना। लेकिन इन तीनों को क्या पता था कि अगले कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी जहां से बचना लगभग नामुमकिन होगा। 13 अप्रैल 1970 स्पेसक्राफ्ट धरती से लगभग 3,30,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में तैर रहा था। अचानक भड़ाम, एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया। वार्निंग लाइट्स चमकने लगी और अलार्म्स की तेज आवाजें गूंजने लगी। कमांडर जिम लवल ने जब स्पेसक्राफ्ट की विंडो से बाहर देखा तो सामने का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। ऑक्सीजन टैंक फट चुका था और हवा तेजी से बाहर निकल रही थी। उन्होंने तुरंत रेडियो उठाया और कहा, ह्यूस्टन, वी हैव ए प्रॉब्लम। ये वो शब्द थे जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मिशन की जो भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक बन गया। उन्नीस में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रख चुके थे। अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि स्पेस में वो किसी से पीछे नहीं है। अपोलो 11 मिशन सक्सेस रहा था और अपोलो 12 भी कामयाब हो गया था। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। लोगों का अब चांद में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया था। पहली बार इंसान को चांद पर देखना एक्साइटिंग था, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार लोगों को ये सब बोरिंग लगने लगा था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने नासा का बजट काट दिया और कई फ्यूचर मिशंस कैंसिल कर दिए गए। इसी माहौल में अपोलो 13 की तैयारी हो रही थी। नासा पर दबाव था। उन्हें साबित करना था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में पैसा लगाना अभी भी जरूरी है। इसलिए अपोलो 13 का मिशन सिर्फ चांद पर जाना नहीं था, बल्कि चांद की मिट्टी को स्टडी करना और वहां के एनवायरनमेंट को समझना भी था। स्पेसक्राफ्ट के 4 मेन पार्ट्स थे। पहला, कमांड मॉड्यूल, जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठते थे। ये सिर्फ 11 फीट लंबा था और सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल्स और नेविगेशन सिस्टम्स यही थे। दूसरा, सर्विस मॉड्यूल था, जिसमें ऑक्सीजन टैंक्स, फ्यूल सेल्स और इंजन्स थे। तीसरा, लूनर मॉड्यूल था, जिसे चांद पर लैंड करने के लिए बनाया गया था। चौथा, लॉन्च एस्केप सिस्टम था, जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए था। 11 अप्रैल 1970 को जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो उसे देखने के लिए सिर्फ 2 लाख लोग आए थे, जबकि पिछले साल अपोलो 11 का लॉन्च देखने 70 लाख लोग आए थे। ये फर्क साफ दिखा रहा था कि लोगों की दिलचस्पी अब कम हो चुकी थी, लेकिन मिशन तो अब शुरू हो चुका था। स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, कमांडर जिम लवेल, लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस और कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट। दिलचस्प बात यह थी कि ओरिजिनली इन तीनों में से कोई भी इस मिशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था। अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से पहले चुने गए एस्ट्रोनॉट्स को हटाना पड़ा। रॉकेट ने उड़ान भरी और तीनों अपने सपने की ओर बढ़ने लगे। पहले 2 दिन बिल्कुल नॉर्मल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। आपको पता है उन 2 दिनों में वहां सबसे बड़ी चिंता की बात क्या थी? जैक स्विगर्ट को अचानक याद आया कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं। उन्होंने मिशन कंट्रोल से पूछा, क्या मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है? जवाब आया, हाँ, 60 दिन की एक्सटेंशन ले लो। ये छोटी सी बातचीत ही बताती है कि उस वक्त सब कुछ कितना स्मूथ चल रहा था। मिशन के 46 घंटे 43 मिनट बाद मिशन कंट्रोल ने मैसेज भेजा, स्पेसक्राफ्ट एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। 13 अप्रैल मिशन का तीसरा दिन था। शाम का समय था। एस्ट्रोनॉट्स को बताया गया कि उन्हें एक टीवी ब्रॉडकास्ट करना है और दुनिया को स्पेसक्राफ्ट के अंदर का नजारा दिखाना है। लेकिन लोगों को इस ब्रॉडकास्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसी भी टीवी चैनल ने इसे नहीं दिखाया, यहाँ तक कि कई चैनल्स इसे बोरिंग मिशन बता रहे थे। टीवी ब्रॉडकास्ट खत्म हुए सिर्फ 6 से 7 मिनट ही बीते थे कि मिशन कंट्रोल ने जैक स्विगर्ट से कहा, ऑक्सीजन टैंक्स चेक करो। ये एक रूटीन चेक था, ऐसा हर बार होता था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। जैक ने स्विच दबाया और अगले ही पल धड़ाम, एक भयानक आवाज गूंज उठी। पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया। वार्निंग लाइट्स चारों तरफ चमकने लगी, अलार्म्स बजने लगे और रेड लाइट्स लगातार फ्लैश करने लगी। तीनों एस्ट्रोनॉट्स के पसीने छूट गए। कमांडर जिम लवेल ने तुरंत विंडो से बाहर देखा। उन्हें सफेद गैस बाहर निकलती दिखाई दी। उन्होंने फौरन रेडियो उठाया और कहा, ह्यूस्टन, वी हैड ए प्रॉब्लम हियर। मिशन कंट्रोल में बैठे लोग हैरान रह गए। जवाब आया, से अगेन प्लीज। लवेल ने दोबारा कहा, ह्यूस्टन, वी हैव ए प्रॉब्लम। अब इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए गए और जो दिखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 पूरी तरह खाली था और ऑक्सीजन टैंक नंबर 1
तेजी से लीक हो रहा था। पहले लगा कि शायद इंस्ट्रूमेंट्स गलत रीडिंग दे रहे हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की विंडो से साफ दिख रहा था कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। अब सवाल ये नहीं रह गया था कि चांद पर कैसे लैंड करें। अब सवाल ये था, क्या ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा धरती पर वापस आ पाएंगे? जो टीवी चैनल्स इस मिशन को बोरिंग कह रहे थे, उनके लिए ये अचानक ब्रेकिंग न्यूज बन गई। हेडलाइंस चलने लगी कि अपोलो 13 मिशन गंभीर खतरे में है और अब चांद पर लैंडिंग नहीं होगी। बाद की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह ब्लास्ट एक लंबी चेन ऑफ मिस्टेक्स का नतीजा था। ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 पहले अपोलो 10 मिशन के लिए बना था। रिपेयर के दौरान वो टैंक गिर गया और अंदर से डैमेज हो गया, लेकिन बाहर से कुछ दिखाई नहीं दिया। टेस्टिंग के समय टैंक पूरी तरह एम्प्टी नहीं हो रहा था, इसलिए इंजीनियर्स ने हीटर से ऑक्सीजन को बॉयल किया। इसी दौरान टैंक के अंदर टेम्परेचर 538 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि थर्मोमीटर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही दिखा सकता था। किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि अंदर इतनी भयानक हीट पैदा हो चुकी है। इस एक्सट्रीम हीट की वजह से टैंक के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर्स का इंसुलेशन पिघल गया और मिशन के तीसरे दिन जब रूटीन चेक हुआ तो डैमेज्ड वायर्स में स्पार्क हुआ और टैंक फट गया। अगर ये टैंक स्पेसक्राफ्ट के अंदर होता तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसी वक्त मर जाते। अब धरती पर लौटने के दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन, स्पेसक्राफ्ट को घुमाओ और सीधे धरती की तरफ वापस आओ। ये सबसे फास्ट रास्ता था, लेकिन इसके लिए सर्विस मॉड्यूल का मेन इंजन स्टार्ट करना पड़ता। प्रॉब्लम ये थी कि वो इंजन ब्लास्ट के बिल्कुल पास था। कोई नहीं जानता था कि इंजन ठीक है या डैमेज हो चुका है। अगर इंजन स्टार्ट करते वक्त कुछ भी गलत हुआ तो गेम ओवर। दूसरा ऑप्शन, चांद की तरफ बढ़ते रहो, चांद का चक्कर लगाओ और फिर धरती की तरफ वापस आओ। इसमें सर्विस मॉड्यूल के इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑप्शन सेफ था, लेकिन इसमें 4 से 5 दिन लगने वाले थे। सवाल ये था कि क्या एस्ट्रोनॉट्स के पास इतने दिनों के लिए ऑक्सीजन, पानी और इलेक्ट्रिसिटी बची हुई थी? नासा के फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रैंस ने फैसला लिया, ऑप्शन 2, लॉन्ग वे बैक लेकिन सेफ। एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत ऑर्डर्स दिए गए, कमांड और सर्विस मॉड्यूल को शट डाउन करो ताकि इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सके। लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाओ और लूनर मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह यूज करो। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। लूनर मॉड्यूल सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाया गया था और वो भी सिर्फ 20 घंटे के लिए। अब 3 लोगों को उसमें 4 से 5 दिन रहना था, लेकिन अब कोई और ऑप्शन नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के सारे नॉन एसेंशियल सिस्टम्स शट डाउन कर दिए गए। लाइट्स बंद कर दी गई, कंप्यूटर्स बंद, रेडियो भी मिनिमम यूज पर रखा गया और सबसे बड़ी बात, हीटर्स बंद कर दिए गए। अंतरिक्ष में टेम्परेचर कितना होता है जानते हैं? -270 डिग्री सेल्सियस। हीटर्स बंद होते ही स्पेसक्राफ्ट के अंदर टेम्परेचर गिरने लगा। 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। एस्ट्रोनॉट्स ठंड से कांपने लगे, उनकी सांसें जमने लगीं, हाथ पैर सुन्न होने लगे। कमांडर जिम लवेल ने बाद में कहा, हम ठंड से मरने वाले थे, स्लीप करना इम्पॉसिबल था। प्लान के मुताबिक लूनर मॉड्यूल का इंजन फायर किया गया। ये पहली बार था जब लूनर मॉड्यूल का इंजन यूज हो रहा था और वो भी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में। इंजन स्टार्ट हुआ और काम कर गया। स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ बढ़ने लगा। कुछ घंटों बाद स्पेसक्राफ्ट चांद के दूसरी साइड पहुंच गया, फर साइड ऑफ द मून। ये धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर था। ये एक नया रिकॉर्ड बन गया। आज तक कोई भी इंसान धरती से इतना दूर नहीं गया है, लेकिन इस रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करने का कोई मूड नहीं था। अभी तो बस एक ही टेंशन थी, जिंदा कैसे बचें। इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया कि अगर स्पेसक्राफ्ट इसी स्पीड से चलता रहा तो धरती पर 153 घंटे बाद पहुंचेगा। लेकिन इतने लंबे समय में एस्ट्रोनॉट्स के पास सिर्फ 1 घंटे का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और पानी बचने वाला था। मार्जिन बहुत ही कम था और रिस्क बहुत ज्यादा। इसलिए डिसीजन लिया गया, लूनर मॉड्यूल का इंजन दूसरी बार फायर किया जाए। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम थी। लूनर मॉड्यूल का इंजन सिर्फ एक बार फायर करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब उसे दूसरी बार फायर करना था। क्या ये दूसरी बार काम करेगा या बीच में ही फेल हो जाएगा? किसी को नहीं पता था। इंजीनियर्स ने घंटों कैलकुलेशंस की, हर एंगल से सिचुएशन चेक की और फिर ग्रीन सिग्नल दिया। एस्ट्रोनॉट्स ने डीप ब्रेथ ली और इंजन स्टार्ट किया। इंजन फायर्ड और फिर से काम कर गया। ट्रेवल टाइम 153 घंटे से घटकर 133 घंटे हो गया। 11 घंटे बच गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली प्रॉब्लम सामने आई, कार्बन डाइऑक्साइड।
एस्ट्रोनॉट्स जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये जहर बन जाती है। स्पेसक्राफ्ट में लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन लूनर मॉड्यूल में मौजूद कैनिस्टर्स सिर्फ 2 लोगों के लिए, वो भी 2 दिन के लिए काफी थे। यहाँ 3 लोग थे और 4 दिन के लिए जरूरत थी। अलार्म बजने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाई। अगर लेवल और बढ़ता तो एस्ट्रोनॉट्स की सांस फूलने लगती, चक्कर आने लगते और फिर बेहोशी। अच्छी बात यह थी कि कमांड मॉड्यूल में एक्स्ट्रा कैनिस्टर्स मौजूद थे, लेकिन बुरी बात यह थी कि कमांड मॉड्यूल के कैनिस्टर्स स्क्वायर शेप के थे, जबकि लूनर मॉड्यूल में सर्कुलर शेप के कैनिस्टर्स फिट होते थे। सवाल यह था, स्क्वायर कैनिस्टर को सर्कुलर होल में कैसे फिट करें? धरती पर बैठे इंजीनियर्स के पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे थे। समय बीत रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगातार बढ़ रहा था। एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट में कौन कौन सा सामान अवेलेबल है। प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड पीसेस, सूट होजेस, डक्ट टेप और सॉक्स। इंजीनियर्स ने कई घंटों तक एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई किए और फाइनली एक जुगाड़ तैयार हो गया। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रेडियो पर भेजी गईं। प्लास्टिक बैग को इस तरह कट करो, कार्डबोर्ड को यहाँ फोल्ड करो, डक्ट टेप से यहाँ सील करो, होज को इस एंगल पर अटैच करो। एस्ट्रोनॉट्स ने इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके फॉलो किया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक अजीब सा डिवाइस तैयार हो गया। देखने में बिल्कुल फनी लग रहा था, जैसे किसी ने खिलौना बना दिया हो, लेकिन जैसे ही उसे अटैच किया गया कार्बन डाइऑक्साइड लेवल गिरने लगा। ये काम कर गया। कमांडर लवेल ने बाद में अपनी किताब में लिखा, ये डिवाइस देखने में खूबसूरत नहीं था, लेकिन इसने हमारी जान बचा ली। अब एक और प्रॉब्लम थी, पानी। एस्ट्रोनॉट्स को बताया गया, तुम दिन में सिर्फ 200 मिलीलीटर पानी पी सकते हो, सिर्फ 200 मिलीलीटर, बस इतना ही, क्योंकि पानी बचाना था, इलेक्ट्रिसिटी बचानी थी और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ज्यादा पानी पिया तो यूरिनेट करना पड़ेगा। यूरिन की थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती थी। इतने कम पानी में सरवाइव करना बेहद मुश्किल था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर लगभग 14 किलो वजन खो दिया। फ्रेड हेज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। पेन हो रहा था, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। 4 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट धरती के करीब आने लगा। तभी इंजीनियर्स ने नोटिस किया कि स्पेसक्राफ्ट थोड़ा ट्रैक से हट गया है। कैलकुलेशंस में एक चीज मिस हो गई थी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर से कूलिंग वेपर निकल रही थी, जिसकी वजह से डायरेक्शन थोड़ी बदल गई थी। अब फिर से करेक्शन करना जरूरी था। मतलब लूनर मॉड्यूल का इंजन तीसरी बार फायर करना था। ये इंजन एक बार के लिए डिजाइन किया गया था, 2 बार तो काम कर गया था, लेकिन तीसरी बार। कमांडर लवेल ने इंजन स्टार्ट किया। सबने सांसें रोक ली। इंजन फायर्ड और फिर से काम कर गया। स्पेसक्राफ्ट वापस सही ट्रैक पर आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब ये टूटा फूटा स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो क्या ये इतनी भयानक हीट को सह पाएगा? री एंट्री के लिए एस्ट्रोनॉट्स को वापस कमांड मॉड्यूल में जाना पड़ा, क्योंकि वही मॉड्यूल एटमॉस्फेयर एंट्री के लिए डिजाइन किया गया था। तीनों ने लूनर मॉड्यूल को गुड बाय कहा। जैसे ही कमांड मॉड्यूल एटमॉस्फेयर में घुसा, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। ये नॉर्मल था। आयोनाइजेशन की वजह से रेडियो वेव्स ब्लॉक हो जाती हैं। यूजुअली ये ब्लैकआउट 2 से 3 मिनट का होता है। यहाँ मैक्सिमम 3 मिनट एक्सपेक्टेड था। मिशन कंट्रोल में सब वेट कर रहे थे। 3 मिनट बीत गए, कोई सिग्नल नहीं। 10 सेकेंड्स और, फिर भी कुछ नहीं। 30 सेकेंड्स, अब भी साइलेंस। 60 सेकेंड्स, कुछ नहीं। 4 मिनट हो गए। टीवी पर पूरी दुनिया ने सांसें रोक रखी थी। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी थी। आंखों में आंसू थे। सवाल यही था, क्या वे बच पाएं? 4 मिनट 10 सेकेंड, 4 मिनट 20 सेकेंड, 4 मिनट 27 सेकेंड और अचानक रेडियो पर आवाज आई, दिस इज अपोलो 13, वी आर हियर। सिग्नल आ चुका था। मिशन कंट्रोल में खुशी की लहर दौड़ गई। टीवी देख रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा थे। कमांड मॉड्यूल का पैराशूट खुला और वो धीरे धीरे पैसिफिक ओशन की तरफ उतरने लगा। कुछ देर बाद स्पेसक्राफ्ट पानी में गिरा। यूएस नेवी की शिप्स पहुंच गईं। रेस्क्यू टीम ने एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला। तीनों सेफ थे। ये मिशन टेक्निकली फेल हो गया था। कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं उतरा, लेकिन फिर भी अपोलो 13 ने हिस्ट्री में अपनी अलग जगह बना ली, क्योंकि इस मिशन ने साबित कर दिया कि टीम वर्क असंभव को संभव बना सकती है। लीडरशिप और क्विक डिसीजन मेकिंग जिंदगियां बचा सकती है। नासा के फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रैंस ने कहा था, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, और अपोलो 13 ने इसे सच साबित कर दिया।
इस मिशन पर कई किताबें लिखी गईं। हॉलीवुड में अपोलो 13 नाम की फिल्म बनी जिसमें टॉम हैंक्स ने अभिनय किया। नासा ने इन्वेस्टिगेशन के बाद कई नए सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए। अपोलो 13 के बाद अपोलो 14, 15, 16 और 17 सभी सक्सेसफुल रहे। 7 दिसंबर 1972